अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में कामयाबियाँ समेटी? एब्सोल्युटली नॉट। कश्मीर पर दुनिया, हत्ता के मुस्लिम दुनिया को अपने बयानिए पर क्या हम ला सके? एब्सोल्युटली नॉट। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर पर क्या हमारी बात सुनी? एब्सोल्युटली नॉट। फैटफ की तमाम शराइत पूरी करने के बावजूद पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकला? एब्सोल्युटली नॉट। अफगानिस्तान पर अमन मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया, फिर भी अमेरिका के आगे अपना किरदार क्या हम मनवा सके? एब्सोल्युटली नॉट। लॉबिंग फर्म्स को लाखों डॉलर देने के बावजूद अमेरिकी सदर जो बाइडन की कॉल आई? एब्सोल्युटली नॉट। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम न करके भी यूरोप ने GSP प्लस के स्टेटस को सराहा? एब्सोल्युटली नॉट। अब न्यूजीलैंड की टीम को पाकिस्तान में खिलाने के लिए सब कुछ किया, हत्ता कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म को कॉल भी की, लेकिन क्या वो मानी? एब्सोल्युटली नॉट। न्यूजीलैंड टीम तो चली गई, क्या इंग्लिश टीम अपने मुकर्ररा शेड्यूल पर पाकिस्तान आएगी? एब्सोल्युटली नॉट। नाजरीन, एब्सोल्युटली नॉट को बहादुरी कहें या सिफारती गलती, अब हमें इसकी कीमत चुकाना पड़ रही है और इस बात की तस्दीक आज खुद वफाकी हुकूमत के तर्जुमान कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी एब्सोल्युटली नॉट को लेकर क्या कह रहे हैं, आज ज़रा सुनिए। आपको अगर अपना सर ऊंचा रखना है तो उसके लिए फिर उसकी कीमत होती है। अगर आप एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो फिर उसकी कीमत है वो आपको अदा करनी पड़ती है। मुस्तकबिल में ये एब्सोल्युटली नॉट और कितने सिफारती महाजों पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, और अगर इसे बहादुरी माना जाए तो मुस्तकबिल में इसके फ़वाइद क्या हो सकते हैं? इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, प्राइम मिनिस्टर के दुनिया को एब्सोल्युटली नॉट के कहने के बाद ये तो कहना हम शुरू हो गए थे, बल्कि सवालात उठना शुरू हो गए थे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को भुगतना पड़ेंगे, और अब चीज़ें खुलकर सामने आना शुरू हो गई हैं और मामला शुरू हुआ है खेल के मैदानों से। न्यूजीलैंड की टीम वापस गई, कल इंग्लैंड की टीम ने आने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आज वफाकी वज़ीर इत्तलात को ये कहना पड़ गया कि एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो कीमत तो चुकाना पड़ेगी। ये दुनिया में किस तनाजुर में देख रही है जनरल साहब? जी, पहले तो आप मेरा ख्याल ये बात काफ़ी अफसोसनाक है कि हर चीज़ में सियासत आ गई है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ट्रेड और कॉमर्स में तो पहले ही थी। हमें मालूम था कि इसके अंदर एक दूसरे के साथ जिस तरीके का बर्ताव होता है, किसी को आप एक्सेस देते हैं, किसी को नहीं देते हैं। लेकिन ये खेलों के मामले में पहले कभी कभार खबरें सुनते थे, अभी तो मुकम्मल तौर पे ऐसे लग रहा है कि खेल के मैदान भी जो है सियासत की नज़र हो गए हैं, कम से कम इस केस में तो हो गए हैं। और ये अगर आप देखें कि ये कौन से ममालिक हैं जिनका गठजोड़ आपको नज़र आ रहा है, तो ये एग्जैक्टली वही ममालिक हैं जो कि या तो क्वाड में है और या अभी जो ऑकस नई हदबंदी हुई है। तो हमें इसका मतलब ये कि वो जान के धक्का दे के दूसरे कैंप में डालना चाह रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान तो एक बैलेंसिंग एक्ट के तहत दोनों के साथ, यानी कि अमेरिका और चीन दोनों के साथ अपने रवाबत कायम रखना चाहता है। लेकिन सर, हमें तो हर तरफ से घेरन, आप देखिए पंजशेर सूबे की लड़ाई को बुनियाद बनाकर और इंडिया ने जो इल्ज़ाम भी लगाया कि पाकिस्तान ने जाकर मदद की, जिसकी वजह से जो तालिबान है वहाँ पर भी जो है ना अपना कंट्रोल संभालने में कामयाब हुए, और उस पर यूरोप जागा और यूरोप ने कह दिया कि हम GSP प्लस पर जो है ना वो नजरसानी करेंगे। तो सर, प्रोपेगेंडा इंडिया का भारत को भुगतना पड़ा, दुनिया सो रही है क्या? जी, मतलब ऐसा तो नहीं है कि अगर हिंदुस्तान प्रोपेगेंडा कर रहे तो दुनिया को मालूम नहीं है कि ये प्रोपेगेंडा है या असल हकायक है। ये नॉट एब्सोल्युटली नॉट के अलावा आपको पता है कि अभी जो SCO में 2 बातें कही हैं वज़ीर आज़म ने, और बहुत मेरे ख्याल उम्दगी से अपनी फॉरेन पॉलिसी, आज़ादाना फॉरेन पॉलिसी का इजहार किया है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि दुनिया को चाहिए कि जो अफगानिस्तान के ज़मीनी हकायक हैं उनको माने, जिसका ये मतलब है वो ये कह रहे हैं कि जी जो वहाँ पर हुकूमत है उसको माने। दूसरा, वो उन्होंने ये कहा कि बाहर से फोर्स नहीं की जा सकती चीज़ें अफगानिस्तान के ऊपर, यानी ये जो तरह तरह की डिमांड्स आ रही हैं कि आप ये करेंगे तो हम मानेंगे, आप वो करेंगे तो हम मानेंगे, तो ये इंडिया भी तो दे दिया ना प्राइम मिनिस्टर ने। तो जब आप एक आज़ादाना खारजा पॉलिसी की बुनियाद डालते हैं और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ों का सामना तो आपको करना पड़ता है। और मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि FATF और IMF के
निकल जाए तो कुछ देर के लिए आपको ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। आपको ये नहीं मैं कहता कि कोई ओपन जंग होने का इम्कान है, ऑल्दो हिंदुस्तान के बस में हो तो वो भी कर दे, लेकिन उनको पता है कि उनको जवाब बड़ा करारा मिलेगा, ना करें। लेकिन हमें अपने गार्ड्स जरा कायम रखने चाहिए। ऐन मुमकिन है कि वैसे में इंडिया जो पाकिस्तान को आइसोलेट करने का ख्वाब देख रहा है, क्या वो फिर पूरा नहीं होगा? बिल्कुल पूरा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि दुनिया, एक जमाना था कि दुनिया यही थी, अमेरिका था और उनके हवारी थे। अभी दुनिया की हैयत तब्दील हो रही है। अभी चीन भी दुनिया है, रूस भी दुनिया है, तुर्की भी दुनिया है, मलेशिया है, ईरान है। तो हमारे ये नहीं है, कोई कमी नहीं है हमारे पास कॉन्टेक्ट की। हम तो ये चाह रहे थे कि सबके साथ रहे, लेकिन अगर कोई बहुत शौक है किसी को खुद अपने ताल्लुकात तोड़ने का, तो हम क्या कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि दुनिया में काफ़ी गुंजाइश अब मौजूद है कि शिफ्ट पॉलिसी को किया जा सकता है। तो अगर हम एक दफ़ा इस कुल्ज़मे खून से गुजर जाएं, कोशिश करके हमेशा के लिए आज़ादी पा लेंगे, अपनी खारजा पॉलिसी में भी और अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में भी। जी बहुत बहुत दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मेरे साथ हैं। मुझे प्रोग्राम में ब्रेक लेने नाज़िम वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारे मुल्क में इतनी अदालतें हैं, ना ही जजेस की तादाद, जितने मुकदमात दायर कर दिए जाते हैं। ऐसे में मुकदमात को मुनासिब वक्त मिलना और फिर इंसाफ का हुसूल ये बहुत मुश्किल हो जाता है। मुकदमात साल हा साल चलते हैं और इंसाफ के लिए अदालतों के चक्कर लगा लगा कर जूतियाँ घिस जाती हैं। लाखों मुकदमात के लिए हज़ारों जज हैं, क्योंकि हमारे छोटे छोटे मुकदमात जो महज गलत फहमियों से पैदा होते हैं, अक्सर औक़ात कानून से लाइल्मी भी तनाज़े की एक बड़ी वजह बन जाती है, जिसका इल्म होते ही न सिर्फ नदामत होती है बल्कि मुद्दई फौरी तौर पर झुकने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ बातचीत या सुलह सफाई से पहले ही जो है ये अदालतों तक जो है ना पहुँचना लोगों को आसान लगता है। फिर अनाओं के आगे वापसी का रास्ता भी नहीं बचता और बात वकला साहिबान और जजेस के रहमो करम पर चली जाती है। इसके लिए दुनिया भर में मुसालहत सेंटर्स काम कर रहे हैं, जबकि वफाकी हुकूमत ने भी ये कानून नाफिज करने का ऐलान किया है। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR को लेकर क्या कहा, क्या बात हुई आज काबीना में, ज़रा सुनिए। इस्लामाबाद में पहली बार एक नया अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म लगाया गया है, जिसके ज़रिए इस्लामाबाद में ADR सेंटर्स क्रिएट किए जाएंगे और पहले मरहले में जो फैमिली इश्यूज़ हैं, बिजनेसेस हैं, वो कोर्ट्स के बजाय ADR में दिए जाएंगे, ताकि बातचीत से, मीडिएशन से, उस तरह से जो मामलात हैं वो हल किए जाएं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगर ऐसे मुसालती सेंटर्स बनाकर अदालतों से बोझ कम कर दे तो यकीनन इंसाफ के मैदान में इनकलाब आ सकता है। जस्टिस अनवारुल हक अपने रिटायरमेंट के बाद से ही आओ सुलह करें आस के नाम से एक नारा बुलंद किए हुए हैं। उनका ख्वाब है कि हर इलाके में एक सालिस और मुसालहत सेंटर मौजूद हो और मुआशरे में तनाज़ात अदालतों में जाने से पहले इस मुसालहत सेंटर में चले जाएं तो अदलिया से जो छोटे मोटे मुकदमात हैं इसका बोझ बहुत हद तक कम हो सकता है। फिलवक्त जस्टिस साहब सिर्फ फैमिली केसेस को लेकर सुलह कराते हैं और उनका ये मानना है कि मुकदमात में ज़्यादातर इंसानी रवैयों, अनाओं और गलत फहमियों को निकाल दिया जाए तो कानून की अमलदारी की ज़रूरत कम ही पड़ती है। लेकिन अगर सुलह ना हो तो अदालत और जज के पास जाकर अपने फैसले लिए जा सकते हैं। इससे एक तो अदालती फ़ीस बच जाएगी और दूसरा गैर ज़रूरी मुकदमात का बोझ अदालतों से हट जाएगा, तो फैसले जल्द और इंसाफ का हुसूल आसान हो सकता है। नाज़िम, मुझे ज्वाइन करें वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, आज काबीना ने ARD पर क्या फ़ैसला किया है, क्यों ज़रूरत महसूस हुई और आपके नज़दीक इससे अदालतों का जो बोझ है केसेस का वो किस हद तक उसमें रिलैक्सेशन मिलेगी और लोगों को फ़ायदा होगा? बहुत अच्छा टॉपिक आपने उठाया है अहमद से। जो ADR है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये हमने जब एनालिसिस करके आज काबीना में बताया
कि इंग्लैंड में तो ये कोई 85% सक्सेस रेट है और अमेरिका में ये कोई 75% से 80% सक्सेस रेट है। सक्सेस रेट का मतलब ये है कि जितने केसेस ADR गए तो इंग्लैंड में 85% रिजॉल्व हो गए ADR से और अमेरिका में 75 से 80% रिजॉल्व हो गए। अच्छा देखिए, पाकिस्तान में भी ADR अगर सही तरह किया जाए तो इसकी सक्सेस रेट बहुत हो सकती है। हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट जिरगा का है और ट्राइबल एरियाज़ में जब बड़े बूढ़े बैठ के कोई फैसला, जी पंचायत सिस्टम है, तो उसके सक्सेसेस थे, ऐसा नहीं था कि उसके सक्सेसेस नहीं थे। प्रॉब्लम वहाँ आई कि फिर कभी कभार पंचायत सिस्टम में और जिरगा सिस्टम में कोई ऐसी चीज़ों पे फैसला हो जाता था जो कानून और आइन के ख़िलाफ़ हुआ करती थी और इसीलिए फिर उस पर क्रिटिसिज्म भी आया। लेकिन जो उसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको अगर ADR के तौर पे ट्रांसलेट किया जाए तो ये एक बड़ी सक्सेस हो सकती है। हमने आज जो प्रपोज़ल पास करवाया है कैबिनेट से, वो फैमिली केसेस में ICT में इस्लामाबाद में अगर कोई फैमिली केस हो तो उसके लिए ऑप्शन ये होगा कि अदालत ना जाए और ADR में आ जाए और ADR में मुसाहलत की पूरी कोशिश की जाएगी और कोशिश ये की जाएगी या बच्चों की कस्टडी है, कोई कंटेस्टेड खुला का या तलाक का मामला आ गया या और कोई पोजेशन के इश्यूज आ जाते हैं, एसेट्स के इशू आ जाते हैं, इसमें और भी सिविल क्रिमिनल हर तरह की चीज़ें आप इसमें लेकर जा सकते हैं। और दूसरी बात मुझे ये बताइएगा कि जो जिरगा और पंचायत सिस्टम की बात करें सर, वो तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ नहीं है। पंचायत तो एक फैसला लागू करती है, हमारे सामने बड़ी मिसालें हैं कबायली इलाकों की, इंटीरियर सिंध की बहुत ज़्यादा मिसालें हैं। जबकि इसको जो मैंने पढ़ा है और समझा है, इसमें तो आपने सालिसी करवानी है, मामले को हल करना है, ना कि फैसला अपना थोपना है। तो इसमें डिफरेंस है ना पंचायत सिस्टम में और इसमें? जी जी, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। लेकिन बाज़ पंचायत सिस्टम इस तरह के, जिरगा इस तरह के हुआ करते थे, ये कोशिश की जाती थी कि आपस में दो फरीक हैं उनकी सुलह कराएं, मसालियत कराएं, कोई ऐसा फ़ैसला करा दें मिल के कि जो दोनों साइड्स जो हैं वो कबूल कर लें। और वो यहाँ यही होगा कि कोशिश की जाएगी कि दोनों की आपस में मसालियत इस तरह कराई जाए। अच्छा, उसमें एक एंगल फ़ैसले का भी है, दो एंगल्स हैं फ़ैसले के। एक तो ये है कि अगर दो फरीक़ैन ने किसी चीज़ पे एग्रीमेंट कर लिया तो उस एग्रीमेंट पे फिर साइन हो जाए और वो फिर एक समझिए एक स्टैट्यूटरी फ़ैसला है, दोनों पर पाबंद है। लेकिन ADR का जो दूसरा लेग है, एक तो कंसिलिएशन यानी मसालियत है, दूसरा है आर्बिट्रेशन। मिसाल के तौर पे कि मेरा और किसी का डिस्प्यूट हो और हम कहें नहीं जी शाजिया साहिबा आप आर्बिट्रेटर बन जाएं और आप हमारा फ़ैसला कर दें, तो एक्चुअली कोर्ट से हट के वो फिर पंचायत सिस्टम या जरगई सिस्टम है कि बिल्कुल एक फ़ैसला सादर आर्बिट्रेटर करता है, लेकिन आर्बिट्रेटर इज़ बाउंड बाय द लॉ, उसके जो उसूल हैं। तो फिर अगला स्टेप उसी पे जाने हैं और उस पे फिर ये तो अब फैमिली केसेस हैं, लेकिन इसके बाद प्रॉपर्टी केसेस होंगे, कमर्शियल केसेस होंगे। कोशिश की जाएगी कि ये एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो इसका नाम ही है, एक ज़बरदस्त तरीके का एक ये टियर मतलब अभी तक फैमिली मैटर्स तक ही ये आप लोग रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उसमें मजीद बाद में चीज़ें ऐड ऑन की जाएंगी। लेकिन ये सेंटर्स कैसे काम करेंगे, कौन लोग इनमें शामिल होंगे, उनको फीस से दी जाएंगी, उनको हायर किया जाएगा, उनकी तरबियत क्या होगी, बाय प्रोफेशन उनके लिए क्या होना ज़रूरी है, तो ये सेंटर्स कैसे काम करेंगे? हुकूमत चलाएगी क्या उन सेंटर्स को? देखिए, ऐसा हुआ था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब हैं, जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब, उनसे लॉ मिनिस्ट्री मुशावरत के बाद एक पैनल तश्कील दिया गया और हमने ऑलमोस्ट वही पैनल रखा जो उन्होंने सजेस्ट किया। और वो डिफरेंट शोबों से जो लोग वाबस्ता हैं उनका एक पैनल बनाया गया है, यानी डॉक्टर्स का अलग है, मौलवी हजरात का अलग है, टीचर्स का अलग है और डिफरेंट लॉयर्स का अलग है। वो सारे पैनल्स उसमें तश्कील दिए गए हैं और वो पैनल ऑफ न्यूट्रल एक्सपर्ट्स उनका नाम है, उनको नोटिफाई कर दिया है लॉ मिनिस्ट्री ने। और मेरे ख्याल में इसमें कोई
4-5-6 महीने हो गए हैं। उसके बाद फिर हमने ये अगेन मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ चीफ़ जस्टिस अतहर मिनल्ला की, उनके साथ बैठ के फिर हमने ये सारा स्ट्रेटजाइज़ किया और बाकायदा जो एग्जिस्टिंग हमारा बजट है लॉ मिनिस्ट्री का, हम इसमें फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट एडिशनल पैसे नहीं ले रहे फेडरल गवर्नमेंट से। तो एग्जिस्टिंग जो बजट है उसमें जो हमारे पास जो स्पेस है उसमें क्रिएट करके हम वो पैनल ऑफ और रूल्स भी इसके बने हुए हैं, वो उन न्यूट्रल एक्सपर्ट जो ऑलरेडी नोटिफाई हो गए हैं वो सालसी करेंगे और वो ये एडीआर करेंगे और डिसाइड करेंगे। तो ये हमने सारा स्ट्रक्चर फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ फैमिली केसेस। क्या इसमें जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स होंगी वो कानून के मुताबिक ही होंगी? देखें, ऐसा कोई सेटलमेंट जो कि कानून को वायलेट करता है तो वो फिर तो सेटलमेंट कानून रिकग्नाइज़ नहीं करता, लेकिन कोशिश यही की जाएगी। इसीलिए एक्सपर्ट्स इस तरह के अपॉइंट किए गए हैं जो कि लॉयर्स उसमें होंगे और अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स होंगे कि कानून को भी देखें और कानून को देखने के बाद ऐसा सेटलमेंट करें जो कि दोनों को कबूल हो और एक्सप्लेन करें दोनों पार्टीज़ को कि देखिए ये इसी तरह आप लड़ते रहेंगे तो उसका नतीजा कुछ भी नहीं है और उसका नतीजा फिर अदालतें हैं, अदालतों का टाइम वेस्ट होना है, वकील भी हैं, सारे लोग हैं। इन दी एंड होना यही है कि अगर एक पार्टी जीतेगी भी और हारेगी भी तो इतने साल के बाद तो फिर कौन क्या होगा और कुछ पता नहीं। तो वो तमाम की तमाम चीज़ें जो लिटिगेंट्स हैं उनको समझाई भी जाएंगी, उनको बताई भी जाएंगी। फरूक नसीम साहब, पंजाब में ये ऑलरेडी ये मौजूद है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो क्या ये बात दुरुस्त है? जैसे अभी आपने बात की वकीलों की कि एक तबका ऐसा है जो नहीं चाहता कि ये इम्प्लीमेंट हो। जाहिर है जब ये फैमिली मैटर्स और इस तरह के और मैटर्स जैसे आप कह रहे हैं बाद में चीज़ें लेटर ऑन हम इसमें ऐड ऑन करेंगे, तो जाहिर है फिर वो जो एक प्रोफेशनल लोग हैं जिनकी रोज़ी रोटी इससे जुड़ी हुई है वो तो रुकावट बनेंगे। वो कैसे इसको इम्प्लीमेंट फिर होने देंगे? ज़ाहिर है जिनको इतनी बड़ी बड़ी फ़ीसें मिलती हैं केसेस की मद में वो तो सब रुक जाएगा। तो बड़ा अच्छा काम करने जा रहे हैं बाय द वे आप लोग। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं किसी को ब्लेम नहीं दूंगा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अब जैसे इनहेरिटेंस लॉ की हमने सारा ये लॉ लाए थे और अब देखिए कि वो 15-15 दिन में नादरा जो है वो सर्टिफिकेट्स इनहेरिटेंस के दे रहा है, जबकि साल लगते थे उसमें। हाँ। उसमें काफ़ी रेजिस्टेंस हमारे वकील भाई हैं उनकी तरफ से आई थी और वो यही था कि वकीलों की रोज़ी रोटी, अच्छा वो देखें वो ठीक है, मैं बिल्कुल उसको अप्रिशिएट करता हूँ, मैं ख़ुद लॉयर हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने पब्लिक गुड को देखना है। एक अच्छा वकील वो होता है जो पब्लिक गुड को पहले देखेगा, वो अपनी चीज़, अपनी सहूलत, अपनी फ़ीसों को बाद में देखता है। पहले वो देखता है कि उस अमल से क्या अवामुन्नास को फ़ायदा है, लोगों को फ़ायदा है। आप देखिए डिफरेंट तबकों के ये केसेस, फैमिली केसेस आते हैं, गरीब लोग भी हैं, मिडिल क्लास भी हैं, कुछ अमीर लोग भी हैं। तो ये फैसिलिटी जो होगी, मुझे ये लगता है कि ICT में ये बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटी होने जा रही है और ये कोर्टों का एक भरपूर बर्डन जो है वो ख़त्म कर देगी फैमिली केसेस की हद तक। तो पंजाब में भी तो इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कोई फिर आप लोगों को चाहिए कोई ऑर्डर जारी करें ना। पंजाब में तो ऑलरेडी मौजूद है लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना। जैसे ये होता है उसके बाद आज यही बात कैबिनेट में बड़ी भरपूर PM साहब की और मेरी बड़ा अच्छा डिस्कशन रहा और उसमें यही था कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जैसे ही ये टेक ऑफ होता है फिर हम एंगेज करेंगे। पंजाब में भी लाहौर हाई कोर्ट के जनाब मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब में दूसरे जजेस हैं, उनके साथ उनकी गाइडेंस में जस्टिस अनवारुल हक साहब बड़ा काम कर रहे हैं इस पे। जी हाँ, बेहतरीन काम कर रहे हैं और वहाँ के जो लॉ मिनिस्टर हैं राजा बशारत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बुज़दार साहब में, तो उनके साथ मिलके ये हम इसको भरपूर तरीके से पंजाब में भी फिर KP में भी तो ये करेंगे इंशाल्लाह। और मुझे लगता है कि ICT एक अच्छी सक्सेस स्टोरी होगी फैमिली केसेस की और साथ साथ फिर दूसरे केसेस भी शुरू होंगे और दूसरे प्रोविंसेस में भी जाया जाएगा। सही, थोड़ा आगे बढ़ते हैं फरूक नसीम साहब।
चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने में तकरीबन 18 दिन जो है ना वो रह गए हैं, मुशावरत अभी तक हुई नहीं है। फिर आप लोगों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से तासुर ये मिल रहा है कि उनको तौसी उनकी मुद्दत मुलाजमत में दी जा सकती है। फिर दूसरी बात ये की जा रही है कि हुकूमत ये भी सोच रही है कि जो तरीक़ाकार है मुशावरत का अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर के बीच में, इसको भी आप लोग चेंज करना चाहते हैं। सर, ये तासुर क्या वाकई हुकूमत ये फ़ैसला कर चुकी है या सोच लिया है या मज़ीद सोच रहे हैं कि इनको मज़ीद एक्सटेंशन देनी है? ऑन अ लाइटर नोट मैं सिर्फ ये कहूँ कि आपने जो पहले वाला हल्का टॉपिक जान के छेड़ा था ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आप दें, मैं कोई आज ज़बरदस्त सवालात नहीं करने जा रही। देखिए, मैं गुजारिश करूं, ये एक अच्छे जर्नलिस्ट की निशानी है जो आपने किया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी कोई चीज़ फ़ाइनल नहीं है और मैंने ख़ुद 2-3 प्रोग्राम्स में आपके कॉलीग्स दूसरे चैनल्स पे हैं, उनके साथ इंटरव्यू में मैंने ये बात छेड़ी। जब उन्होंने कुछ सवाल किया तो मैंने सच बताया, जो इस वक्त कोई चीज़ फ़ाइनल नहीं है। और जो थिंकिंग है गवर्नमेंट की, वो 2-3 तरह की बातें चल रही हैं। एक तो ये चल रही है कि क्या हम नए आदमी को अपॉइंट करें, दूसरा ये है कि जितने भी पुराने नैब के चेयरमैन रह चुके हैं, इंक्लूडिंग प्रेजेंट वन जस्टिस जावेद इकबाल, सबको कंसिडर किया जाए। हमारे पास ज़्यादा नाम होने चाहिए, क्योंकि देखें, कुछ भी आप कह लें, 2 बातें जो जस्टिस जावेद इकबाल की हैं वो बड़ी मुस्तनद हैं। एक तो ये है कि उनकी जो फाइनेंशियल इंटेग्रिटी वो बड़ी क्लीन है। नैब वो एक इदारा है कि अगर ज़रा सा भी कोई आदमी फाइनेंशियली टेंटेड हो तो ना सिर्फ वो एक बहुत ही समझिए जुर्म करेगा सोसाइटी के लिए, बल्कि एक बड़ी एक ख़राब प्रेसिडेंट क्रिएट हो जाएगी अगर ज़रा सा भी नैब का चेयरमैन जो है वो फाइनेंशियली टेंटेड हो। तो एक तो ये इनकी एक बड़ी पॉजिटिव बात है जस्टिस जावेद इकबाल की। प्लस जो नैब की कारकर्दगी इनके दौर में रही है, कितने बिलियंस की रिकवरी इनके होते हुए हुई है, केसेस चले भी हैं, और कहाँ ये 3 साल की 4 साल की परफॉर्मेंस और कहाँ पिछले 17-18 तो एक इल्ज़ाम लगाती है ना कि आपने इतने बड़े नामों को पकड़ा, गिरफ्तार किया, साल जेल में रखे, उन लोगों से आपने जो है ना, जो बात शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा की है कि एक धेले की करप्शन साबित करके दिखा दें। तो बात तो ये है कि ऑपोजिशन जो बात करती है कि भाई आपने इतना अरसा जेलों में रखा, आप लोगों ने हमसे रिकवर क्या किया, नंबर 1। नंबर 2, फिर वो कहते हैं कि अगर आप लोग एक्सटेंशन देने जा रहे हैं तो ये फिर आप लोगों के अपने मफाद में है, क्योंकि हुकूमत के जो लोग हैं उनको इस तरीके से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाता, साल उन्हें जेलों में नहीं रखा जाता। तो इस तनाजुर में आप इसको कैसे देखते हैं, ऑपोजिशन के जो एतराज़ात हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो अपोजिशन ये एतराज़ करती है कि हमसे क्या रिकवर करवा लिया और हमें क्या कन्वर्ट करवा दिया, तो इत्तलान अर्ज़ है सबके लिए कि फेडरल गवर्नमेंट का एजेंडा नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी को कन्वर्ट कराया जाए और ज़बरदस्ती जो है वो पैसे रिकवर किए जाए। फेडरल गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्टेड है कि एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी हो, और उस ट्रांसपेरेंसी के साथ ट्रायल चले, और ट्रायल चलने के बाद सज़ा जज़ा अदालत के हाथ में है ना। हमने कोई ठेका लिया हुआ है कि किसी को ज़बरदस्ती कन्वर्ट कराएं। अच्छा, जहाँ तक कि तमाम अपोजिशन लीडर्स के रिलीज़ होने की बात है, देखिए, बेल का पैराया कुछ और होता है। बेल का पैराया और फाइनल कन्विक्शन जो है वो अलग अलग बातें हैं। ये तो फिर वो तमाम केसेस अगर मैं लेके आपके साथ बैठूं, सिर्फ अपोजिशन लीडर्स के नहीं, उस सारों के, और मीडिया में ये एक एक करके बात करूं कि किसके ख़िलाफ़ क्या एलिगेशन है, तो वो मुनासिब इसलिए नहीं है क्योंकि ना मैं कोर्ट ऑफ लॉ हूं ना आप कोर्ट ऑफ लॉ हैं। लेकिन मोटी बात ये है कि जो भी चेयरमैन होता है, नैब चेयरमैन, एक तो उसकी इंटेग्रिटी देखनी है, प्लस क्वालिफ़िकेशन देखनी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, या तो हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होगा रिटायर्ड, या कोई रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल होगा, BS-22 का रिटायर्ड, या कोई रिटायर्ड BS-22 का कोई ऑफिसर होगा। तो जितने भी पुराने चेयरमैन गुजरे हैं उनको भी कंसिडर होना चाहिए, नए लोग जो हैं उनको भी देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस दफा फर्स्ट टाइम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तनाजुर में आपसे ये चीज़ समझना चाहती हूँ कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ज़ुमरे में नहीं आता, ये जो मुशावरत का भी सारा प्रोसेस है, एक ऑपोजिशन लीडर जिस पर ऑलरेडी नैब के केसेस चल रहे हैं, फिर ऐसा नहीं है कि हुकूमत के लोगों पर केसेस नहीं हैं। जब ये दोनों पार्टीज मिलकर
ज़ाहिर है अगर इन्होंने कोई अपॉइंटमेंट करनी है तो दोनों की तरफ जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो झलकेगा और न्यूट्रलिटी पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा। तो ये इस कंसर्न को भी दूर करना एक चैलेंज है आप लोगों के लिए। बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने एक ज़बरदस्त कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल पे बात की है। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है एक हायर पेडिस्टल पे है, ये एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है ड्यू प्रोसेस का और फंडामेंटल राइट है राइट ऑफ लाइफ का। तो ये दो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कवर करते हैं। यानी मिसाल के तौर पे किसी पे नैब की इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, और फिर उसी ने उसका रेगुलेटर या जज अपॉइंट करना है कंसल्टेशन में, तो ये एक बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ लगता है मुझे जो एग्जिस्टिंग कानून है। और एग्जिस्टिंग कानून में देखिए 18वीं तरमीम के साथ साथ बहुत से कवानीन और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, बेहतरीन लोग थे हमारे जो भी लॉ मिनिस्ट्री में उस वक्त थे, पीपल्स पार्टी के लोग थे। रज़ा रब्बानी साहब बेहतरीन इंसान है, बहुत ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल माइंड है, और नून लीग वाले भी मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ। लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट जगह जगह बॉटलनेक्स आ गए हैं। मिसाल के तौर पे इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट है, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट है, अगर डेडलॉक हो जाए तो भाई उसको रिजॉल्व करने का तरीका तो बताओ, क्योंकि वहाँ तो ये लिखा है कि कंसल्टेशन कंसेंसस से होगा। तो वो कंसेंसस मानेगी नहीं, हर वक्त थोड़ी फ्रेंडली ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी और जो नून लीग आपस में थी हमेशा थोड़ी होगी। तो बहुत सी ऐसी चीजों को लेकिन अब जो डिले हो रहा है इससे तासुर मिल रहा है कि शायद आप लोग कंसल्टेशन का तरीकाकार भी बदलना चाहते हैं। इज इट राइट सर? हम नहीं, देखें, मैं अभी कोई फाइनल नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ रखूं कि अगर तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन या प्राइम मिनिस्टर, मैं इन लीडर ऑफ ऑपोजिशन या इन प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ। अगर प्राइम मिनिस्टर या लीडर ऑफ ऑपोजिशन के ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी है, केस है, इन्वेस्टिगेशन है, तो क्या उसको कंसल्टेशन करनी चाहिए? क्या कंसल्टेटिव प्रोसेस अगर वो करेगा तो फंडामेंटल राइट जो अवाम का है वो वायलेट नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो इसलिए मैं इस पैराए पे मेरी अपनी टेक ये है, मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ कि शायद हम कोई फॉर्मूला दें, कोई अमेंडमेंट कर दें। वज़ीर आज़म साहब पर या अगर यही हम कोई केस नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन वज़रा पर हैं, उन पर केसेस हैं, तो क्या फिर उस पैराए में आप देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को कंसल्टेशन में शामिल होना चाहिए? ऑल्दो उनके वज़रा पर केसेस है, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आएगा सर? नहीं, वहाँ नहीं आएगा। देखें, फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के दो पैराए हैं। एक तो पैराए वाइडर पैराया है। वाइडर पैराए में तो फिर आप समझिए कि आप किसी पाकिस्तानी पर भी केस कोई हो तो फिर वो किसी और पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इल्ज़ाम आ जाए। तो वो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी कैटेगरी हो जाएगी। लेकिन देखें, यू हैव अ पॉइंट, ऐसा नहीं कि आप कोई ऐसी बात कर रही हैं जो कि वो गलत बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सिस्टम को वर्क करने के लिए कम से कम वो आदमी, यानी प्राइम मिनिस्टर की फैमिली, उसकी बेगम साहिबा, उसके बच्चे, लीडर ऑफ द अपोजिशन, उनकी बेगम साहिबा, उनके बच्चे, कम से कम इन पर किसी किस्म की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। बेशक पार्टी मेंबरान पे हो वो बात चल जाएगी, लेकिन अगर पर्सन पे है सही तो फिर पर्सन पे तो बिल्कुल ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। मतलब आखिरी सवाल, 18 दिन रह गए हैं, तो क्या ज़ाहिर ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं सोचा हुकूमत ने? कोई तो तरीक़ाकार होगा जो आपने सोचा है कि इन 18 दिनों में इम्प्लीमेंट करना है, क्या तब्दीली लानी है, क्या एक्ट बदलना है, कैसे करना है, या बिल्कुल ही नो लिफ्ट का बोर्ड लगा दिया हुआ आप लोगों ने शहबाज शरीफ की तरफ? नहीं, ज़रूरी नहीं है। अच्छा। ऐन मुमकिन है, मैं आपको बड़ा जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, ऐन मुमकिन है कि ये कंसल्टेशन जो लीडर ऑफ अपोजिशन वाली है वो चेंज ना की जाए और फिर शहबाज शरीफ से ख़त के थ्रू प्राइम मिनिस्टर साहब कंसल्ट करें। ऐन मुमकिन है। लेकिन दूसरी तरफ भी हमारा डिस्कशन बड़ा रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, और मेरे ख्याल में बहुत से ड्राफ्ट मैंने अपने एंड पे तो बना लिए हैं। ये पीएम साहब थोड़ा सा ये यूनाइटेड नेशंस वगैरह से थोड़ा सा फारिग होके जैसे ही आते हैं तो फिर ये इसको फाइनलाइज कर दिया जाएगा। बाय दैट टाइम उनको भी
ड्राफ्ट्स पीएम साहब से, सिर्फ मेरी और पीएम साहब की मैंने उनसे शेयर किया और किसी से शेयर नहीं किया है। कंसल्टेशन नेचुरली शहजाद अकबर से भी है, अटॉर्नी जनरल साहब से भी है। शहजाद अकबर अनफॉर्चुनेटली कोविड में है, कोविड से आ जाते तो बहुत अच्छा रहता हमारे लिए। लेकिन ये बहुत ही भरपूर अमेंडमेंट्स और भी होने जा रहे हैं। सिर्फ ये मतलब हो सकता है ये चेयरमैन नैब के लिए कोई अमेंडमेंट ना हो, अच्छा। लेकिन दूसरे भी अमेंडमेंट्स होने जा रहे हैं बहुत सारे। जी हाँ, वो आप मेरे ख्याल में आप भी ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे सकती हैं। तो नैब कवानीन में बना के मैंने तैयार सबसे पहले बड़ी ज़रूरी है। जी देखिए, नैब कवानीन के हम अगर बहुत से अमेंडमेंट्स कर दें तो आप ये समझिए कि सिस्टम जो है इफ़ेक्टिव भी हो जाता है, बहुत सा अब्यूज़ भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन नैब के दांत नहीं तोड़ने। देखिए, हम थर्ड वर्ल्ड में रहते हैं, यहाँ करप्शन जो है वो है, ऐसा नहीं है। हम लेट्स नॉट क्लोज आवर आइज़, करप्शन तो है और उसका तदारुक नैब की तरह के इंस्टीट्यूशंस हर जगह पे हैं। इंग्लैंड में भी है और ऐसा नहीं है कि और इंडिया में भी है कि सिर्फ पाकिस्तान में। तो उसका तदारुक करना है कि सही सिमत क्या है। इसके अलावा किस चीज़ में तरमीम लाने जा रहे हैं आप लोग, ये भी ज़रा जाते जाते बताई जाएं। नहीं, वो आप ही लोगों को सबको बताएंगे। मतलब कोर्ट के सिस्टम में, एविडेंस रिकॉर्डिंग में और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह वो सब आपके सामने रखी जाएंगी। ठीक है, बहुत लिए अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा। ठीक है, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर क़ानून और इंसाफ बैरिस्टर फ़ारूक नसीम साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे लाहौर स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड अनवारुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब आपका। जज साहब, अभी वफाकी वज़ीर क़ानून फ़ारूक नसीम साहब भी मेरे साथ प्रोग्राम में थे। मैंने आपके भी काम का जिक्र किया कि आप ADR को लेकर, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को लेकर बड़ा काम कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप आम आदमी के लिए आसान अल्फाजों में ये बताएँ, समझाएँ कि कितना फ़ायदेमंद है हमारे अदालती सिस्टम के लिए और एक आम आदमी के लिए। देखिए, मैं तो आपकी इजाज़त से बात यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि ये जो एक हमारा ख्वाब होता है आम शहरी का कि हमारी रियासत जो है वो हमारी माँ की तरह हो और हम उसका एहतराम करें, तो ये माँ की तरह का एहतराम जो रियासत का है, ये मशरूत है उस निज़ाम हुकूमत में, निज़ाम इंसाफ पे। अगर आप अपने निज़ाम इंसाफ को ऐसा बना देते हैं जिसको हम कहते हैं पब्लिक फ्रेंडली है, लोगों के लिए आसान है, तो आप ये समझें कि सारे लोग आपके लिए और रियासत के लिए और हुकूमत के लिए दुआ गो होंगे। बिल्कुल। हम लोग बदकिस्मती से अपने निज़ाम इंसाफ को बेहतर बनाने के लिए कोई संजीदा कोशिशें कर नहीं पाए। फ़िक्री एतबार से बड़ा काम हुआ है, बड़े ट्रिब्यूनल्स बने हैं, बड़े कमीशंस बने हैं, लेकिन इसमें कोई बड़ी हम तब्दीली नहीं ला सके कि जिसमें हम कह सकें कि हमने कोई बड़ा अहम काम कर लिया है जिससे निज़ाम इंसाफ में कोई बेहतरी आई। पूरी दुनिया में इस वक्त जो ADR है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जिसको कहते हैं, इस पे बहुत काम हो रहा है। और मुझे आज से कोई 3 हफ्ते पहले अमेरिका में ये देखने का मौका मिला और वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो बहुत हैरत हुई मुझे, यकीन करें, कि जब उन्होंने मुझे बताया कि 98% लिटिगेशन अमेरिकन ADR पे मुंतकिल हो चुकी है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। सक्सेस रेट 98% है। और वो कह रहे थे कि 90% पे तो बहुत से हमारे बाकी दूसरे जो मगरबी ममालिक हैं वो पहुंच गए। अब ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है। यहाँ ऐसा नहीं है कि हम कोई नई चीज़ मुतारिफ करवा रहे हैं, ये पहले से है, तो फिर इसका मतलब है कि कुछ रुकावट है इसको इम्प्लीमेंट करवाने में। बहुत पुरानी चीज़ है। इसको अगर हम देखें कि बाकी दुनिया में 30 साल से ये तकरीबन अमेरिका में राइज है, और इसी तरह से बरतानिया में एक वुल्फ रिपोर्ट आई थी, वहाँ के चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट दी और उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई हल नहीं है अपने लोगों को इंसाफ प्रोवाइड करने के लिए जब तक हम ADR पे ना आए। ADR का मतलब ये है कि आप ये समझें कि दुनिया में 2 तरह के लोगों के दरमियान झगड़े होते हैं। एक झगड़ा ऐसा होता है जिसकी बुनियाद उनकी कोई बहुत पुरानी दुश्मनी होती है। बिल्कुल सही।
और उनको हम कहते हैं ये आपस में दुश्मन है। किसी ने किसी के बाप को मार दिया, किसी ने किसी के भाई को मार दिया, किसी ने किसी को ऐसा हर्ट किया कि वो उसके साथ दुश्मनी पैदा हो गई। लेकिन हमारे पास कोई 90% से ज़्यादा जो मुकदमात होते हैं वो तनाज़ात होते हैं लोगों के आपस में। अच्छा, ये भी ADR में आते हैं? ये सारा कुछ ही ADR में आता है। अच्छा। देखिए, जब आपका कोई तनाज़ा होता है अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने ह्यूमन राइट्स के बारे में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको आपने रिज़ॉल्व करना होता है। और किसी तनाज़े को रिज़ॉल्व करने का मतलब ये है कि आप किसी आदमी के साथ एक तनाज़े में हैं और आप फिर गुस्से में हैं। ये नेचुरल है, ये उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है कि आपको किसी के बारे में ये गलतफहमी हो जाए, इसने मेरा हक गसब कर लिया, इसने मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया, तो आप गुस्से में आ जाएंगे। अब वो जो दोनों के दरमियान तनाज़ा है उसका एक हल है और वो हल इसी ज़मीन पे मौजूद है। सही। लेकिन उस हल तक पहुंचने के लिए आपका गुस्सा और आपकी अना जो है वो आपको उस तरफ जाने नहीं देती। जैसे बाज़ औक़ात चीज़ आपकी जेब में भी होती है और आप गुस्से में और घबराहट में उसको तलाश नहीं कर पाते। बिल्कुल। चाबी को खो जाती है बाज़ औक़ात अपनी ही पॉकेट्स में, आपके अपने पर्स में कोई चीज़ होती है और आपको मिलती नहीं। अच्छा, मुझे लगता है ये फैमिली मैटर्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली सारे मैटर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ADR जो है पूरी दुनिया में तकरीबन हर मैटर में है और हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे जब से हमारे पास ये फ़ौजदारी निज़ाम में क़िसास हुर्रियत नाफिज हुआ है, अब हमारे पास इसमें बहुत बड़ी गुंजाइश क्रिमिनल केसेस में पैदा हो। अभी फ़ारूक साहब से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे अभी इनिशियली हम इसको फैमिली केसेस में लेकर उस तनाजुर में लेकर चल रहे हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम। मैंने भी चौधरी फवाद साहब की बात सुनी है आज मीडिया पे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हुकूमत ने बिल आखिर इसकी अहमियत को समझने की कोशिश की है और जान लिया है कि इसके बगैर हमारे पास हल है नहीं। कोई भी आपके पास अल्टरनेट नहीं है इसका। आपने 21,60,000 मुकदमात की बात की। मैं यहाँ पे एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो हमारे अदालती निज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, आम लोगों के लिए, कि ये 21,60,000 केस पाकिस्तान में पेंडिंग हैं। ये दुरुस्त बात है, बिल्कुल सही। लेकिन आप में से बेशुमार लोगों को शायद पता नहीं है कि हर साल पाकिस्तान में हमारे ये 3,060 जज जिनका आपने जिक्र किया है, ये 35 से 40 लाख मुकदमात फैसला करते। ये कितने लोगों को पता होगा इस बात का? बिल्कुल। हमारे पास जो चीज़ नेगेटिव होती है उसकी तशहीर ज़्यादा हो जाती, जो पॉजिटिव उसका पहलू है किसी को नहीं। हमें तो ये बताया जाता है जजेस और चाहिए, अदालतें और जजेस चाहिए, इससे भी ज़्यादा चाहिए होंगे। और जजेस की कॉम्पिटेंस का भी मसला है कि कॉम्पिटेंट जजेस हमें चाहिए जो इन फैसलों को जल्दी जल्दी निपटा दें। हमारे पास पाकिस्तान में हर साल 35 से 40 लाख नए मुकदमात दाखिल होते हैं। बिल्कुल से। अच्छा, अब ये केस टू केस वेरी करता है कि सालिस कैसा होना चाहिए, उसका मेरिट कैसा होना चाहिए, उसकी काबिलियत कैसी होनी चाहिए, ये किसने डिसाइड कर? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर हम इस बात को तय कर लेंगे आपस में कि हमें अपने तनाज़ात को अदालत के बाहर भी हल करने की ज़रूरत है। ठीक है। जब आपने ये सोच लिया कि जो भी मेरे साथ मामला होता है उसको मैंने कोर्ट में लेके जाना है, तो ये सबसे बड़ा मुगालता है। हमें इस तरह नहीं सोचना चाहिए। हमारे माशरे में ये भी सोचे कि हाँ जरा इसको अदालतों का जरा घसीटेंगे तो मामला जरा ठीक हो जाएंगे, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। इसकी आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि पूरी दुनिया में, खासतौर पे वेस्टर्न दुनिया में, लोग अपने खिलाफ मुकदमे से इतना डरते हैं कि वो उतना राइट भी छोड़ देते हैं। वो किसी चीज़ से नहीं डरते। जो लोग किसी चीज़ से नहीं डरते, सड़क पे अब जा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि वहाँ पे समाजी शऊर बेहतर है, लोग जानवरों के हकूक़ का भी ख्याल करने लगे हैं, लेकिन आप यकीन करें कि सारी बातों से ज़्यादा उनको अपनी कोर्ट्स का खौफ है। अगर आप किसी को ज़रा धमकी दें कि मैं तुम्हें सू कर दूँ, तो वो फौरी तौर पे आपकी मिन्नत तरले पे आ जाएंगे कि हमें अदालत में ना लेके जाना। लेकिन इसकी अपोजिट देखिए, हम जिस समाज में रह रहे हैं, उन्हें इंसाफ मिलेगा। जिस समाज में हम रह रहे हैं, आप किसी बड़े से बड़े सियासतदान के बारे में बात करें, वो कहते हैं मुझे कोर्ट में ले जाओ। मैं जब अदालत में चीफ जस्टिस की सीट पे भी बैठा था तो मुझे इस बात को बहुत बुरी लगती थी, सुनने में बहुत बुरा लगता था कि यहाँ लोग एक दूसरे को जवाब देने की बजाय, एक दूसरे को कोर्ट से डराने की बजाय कि कोर्ट में ना जाओ तुम्हारे खिलाफ फैसला हो जाएगा, वो कहते हैं मुझे कोर्ट इसके पीछे सोच ये है कि लटकते रहेंगे, फैसले नहीं होंगे। एग्जैक्टली यही है। अब ये जो 21,60,000 केस हैं, इनके ऊपर मैंने कितनी दफ़ा रिसर्च करवाई है, खुद एक्सपर्ट्स को बुलवाया है, खुद बैठा हूँ फाइलें खोल के। ये वो केस हैं जिनके बारे में एक पार्टी नहीं चाहती कि फैसला हो। बिल्कुल ऐसे ही है। या वो लोग इंतजार करते हैं कि मेरा मुखालिफ थक जाएगा,
थक हार के बैठ जाएगा, बिल्कुल फौत हो जाएगा बेचारा। बड़ी तो ऐसी मैं मिसालें। जीत जाऊंगा। अच्छा, आपके दौर में ये एक्ट पंजाब में नाफिज क्यों नहीं हो सका? आप चीफ जस्टिस जी, मुझे बड़ा फ़ख्र है इस पे, और पंजाब असम्बली का रिकॉर्ड गवाह है कि जितने दिन मैं चीफ जस्टिस रहा मेरी बहुत ज़्यादा कॉरस्पॉन्डेंस हुई इस एक्ट को पास करवाने के लिए, और ये 2019 से एक्ट जो है ये पास हुआ है, और नोटिफिकेशन इसका नहीं हो रहा पंजाब का। इम्प्लीमेंटेशन एक तो सबसे बड़ी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। और अभी देखिए कि जो आज फ़रोग नसीम साहब ने बहुत खुशखबरी सुनाई आपको, जैसे आप बता रही हैं कि वो इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ये 2017 से एक्ट पास हुआ इस्लामाबाद के लिए, और हम बड़े कीन थे ये देखने के लिए कि इस्लामाबाद में इसका इम्पैक्ट क्या होगा। वहाँ एक छोटी जगह है, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट होगा, वहाँ के जो जजेस हैं वो उसको देखेंगे कि किस तरह से लोगों तक। सर, अपने टाइम तो आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। अपने तौर पे हमने पंजाब में बड़ी डेवलपमेंट ये है कि 1997 से यहाँ से तसद्दुक़ जिलानी साहब हमारे एक बहुत काबिल एहतराम चीफ जस्टिस पाकिस्तान हुए। जब लाहौर हाई कोर्ट में वो जज थे तो उन्होंने कैलिफोर्निया की अदालतों का सिस्टम देखा, और वहाँ पे जाके उन्होंने इसको नोट किया कि ये लोग तो ADR पे आ गए हैं और जल्दी जल्दी फैसले हो रहे हैं। तो यहाँ पाकिस्तान में आके फिर उन्होंने तकरीबन 1998 से और 2000 तक इसके एक्सपेरिमेंट्स किए। अच्छा, कोई मॉडल कोर्ट्स बनाई, कुछ मुख्तलिफ तजुर्बात किए। सही। और यहाँ से बार के मेंबरान, वो ज़फ़र इकबाल कलानूरी साहब थे एडवोकेट, वो भी उनके साथ गए कैलिफोर्निया, पूरा उसका स्टडी उन्होंने की। उसके बाद जो अगली डेवलपमेंट है वो लंबा अरसा इसको हमने समझने में खर्च कर दिया, इसको अमली तौर पे नाफज नहीं कर पाए। बिल्कुल सही। और फिर उसके बाद ये हुआ कि एक स्टेज पे आके मंसूर अली शाह हमारे चीफ जस्टिस जब बने तो उन्होंने इसको दोबारा से रिवाइव किया। अच्छा। उन्होंने आके एक नया तजर्बा किया, इसको कहते हैं कोर्ट एनेक्स्ड मीडिएशन, कि हमारे कुछ जजेस को हम ट्रेनिंग दे दें। पंजाब के 36 अजला हैं, तो 36 जजेस को हमने ट्रेंड किया एशिया फाउंडेशन की मदद से कि आप इस तरह की ट्रेनिंग ले लें कि आपके पास कोई केस आए तो आप उस केस को फौरी तौर पे रेफ़र करें उस जज साहब के पास जो उसके पास लोग जाके सुलह करना चाहते हैं। लेकिन सर मुझे एक बात बताएं, अब जो मर्डर केसेस हैं, किसी ने किसी को मार दिया है, किसी के साथ ज़्यादती हो गई है, वो ये इतना आसान होगा सालिसी इस मामले में करवाना? दिए तो है हमारे इस्लाम में, ज़ाहिर है वो तो एक अलग इशू है, लेकिन जितना आसान हमें बता रहे हैं, मुझे समझ भी आ रही है। फैमिली मैटर्स में तो बहुत आसान लगता है कि सुलह होगी, मियाँ बीवी की लड़ाई है या बच्चों का कोई मसला है, खर्चे का मसला है, लेकिन ये कत्ल जैसे मुकदमात में इतना आसान है इसको रिजॉल्व करना। सर किसी के साथ ज्यादती हुई है, वहाँ कानून के मुताबिक कैसे फैसला होगा? देखिए इसमें एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पे आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में 2-3 तरह की तनाज़ात हैं। हाँ। एक है सिस्टम जिसको हम कहते हैं सिविल लॉ का सिस्टम है, जिसमें आपके बाकी फौजदारी के अलावा क्रिमिनल केसेस के अलावा बाकी केसेस आते हैं। तो जो सिविल साइड है वो तो सारी की सारी आप ADR में ला सकते हैं बड़ी कंफर्टेबली, और उसमें आप एक सालस को कहते हैं कि जी मीडिएटर को मुकर्रर कर सकते हैं, आप उसमें आर्बिट्रेशन कर सकते हैं, वो रिजॉल्व हो सकता है, और वो उसमें रिजॉल्व हो सकता है। क्रिमिनल केसेस में हमारे यहाँ 3 दर्जे हैं। हमारी जब भी पाकिस्तान में आप किसी जुर्म का मुताला करेंगे, ऑफेंस को देखेंगे लॉ में, तो उसके साथ लिखा होगा कि ये कंपाउंडेबल है कि नहीं है। अच्छा। क्या हम इसमें राजीनामा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो कत्ल वाले में तो हो सकता है। तो अब जो कसासुदियत के कवानीन हैं उसमें अदालत की इजाज़त से बहुत से जराइम, हर्ट के तकरीबन सारे जराइम, उनमें आप राजीनामा कर सकते हैं, और उसमें आप एक बैठ के सेटलमेंट कर सकते हैं कि मुझे ये चोट आई, आपने मुझे इंजरी काज की, मेरा बाजू टूट गया, इसके ऊपर मेरा 10,000 रुपया खर्च हुआ, तो आप मेरे साथ बैठ के निगोशिएट कर। जैसे अब बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इम्प्लीमेंट हो जाए हमारे अदालती सिस्टम के लिए और एक आम आदमी के लिए जिसकी ज़िंदगी गुजर जाती है, जूतियाँ वाकई घिस जाती हैं अदालतों के चक्कर लगा लगा कर, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। बहरहाल हम अब चाहते हैं कि कामयाब हो, और स्पेशली जो आप कोशिशें कर रहे हैं, हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड अनवारुल हक साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।